Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of January 2026. 4 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक और शेयर आप लोग अपने आप कर दिया करें यार प्लीज़. मुझे बार बार कहना पड़ता है लेकिन आप लोग करते नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है. प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस. सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द मेजर ओशियन करंट्स. अब यहाँ पे कुछ ओशियन करंट्स लिखे हैं और उनके टाइप लिखा है. आपको बताना है कि कितने इनमें से करेक्टली मैच्ड हैं. फर्स्ट इज कुरोशियो करंट, वार्म करंट लिखा हुआ है. देन पेरू या हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट लिखा है. देन कैनरी करंट, वार्म करंट लिखा है. देन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कोल्ड करंट लिखा है. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड और कौन कौन से हैं. अगर आप बता सके कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा रहेगा. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियन ज्योग्राफी कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स. अब कुछ रिवर्स लिखी है इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में. लूनी रिवर, घग्घर रिवर, साबरमती रिवर और माही रिवर. ठीक है ना. लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबव रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी. इनमें से कितनी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं. 1, 2, 3 या ऑल 4. ठीक है. तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस. इनके आंसर आप जरूर करेंगे. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या आंसर्स हैं. ठीक है. आगे मूव करते हैं आज के एनालिसिस को. पहले पेज की पहली न्यूज़ है. क्या तो बम फोड़ा है भाई. यहाँ पे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रम्प की, जिसने कि वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर दिया, अटैक कर दिया एक तरीके से. एंड वहाँ के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी जो थे, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ जो थी, उनको ये देखो ब्लाइंड फोल्ड करके ले आया अमेरिका. तो जहाँ सब एक जगह ज्ञान देते हैं कि रशिया को युद्ध नहीं करना चाहिए, कहीं ज्ञान देते हैं कि चाइना को स्ट्राइक नहीं करना चाहिए ताइवान के मुद्दे पे, वहीं पे अमेरिका खुद क्या कर रहा है, खुद उसने अटैक कर दिया है. ठीक है ना. कुछ भी रीज़न लगा करके. अब देखो रीज़न क्या था एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न लगाया उन्होंने. तो पहले जब फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रम्प का, तभी से उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया था और कहा था कि भाई निकोलस मदुरो जो है, जो यहाँ का वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, तो इनके ऊपर भैया ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा आरोप लग रहा था. जबकि इतना बड़ा कोई ड्रग सप्लायर है भी नहीं वेनेजुएला, बट फिर भी ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म, जो टर्म यूज़ किया गया था वो था नार्को टेररिज्म. मतलब नार्कोटिक्स का यूज़ करके टेररिज्म फैलाने का काम कर रहे हैं. ठीक है. तो पहले तो ठीक है, लोगों को इनके अगेंस्ट किया और उसके बाद फिर अब कल आधे घंटे लाइट गुल करके उड़ा दिया इनको. ठीक है ना. उड़ा क्या दिया, मारा नहीं अभी, लेकिन ले आए हैं अमेरिका को. कहा है कि अब अमेरिका में तुमको परसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा. यहीं अब उन्होंने वेनेजुएला के लिए क्या बोला है. वेनेजुएला में एक तो उन्होंने आर्मी लगा दी अपनी. दूसरी चीज़ अमेरिका ने यह भी कहा कि वेनेजुएला के ऑयल को बेचेंगे और बढ़िया कमाएंगे पैसे उससे. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. वेनेजुएला की जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ कंट्री इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका. नॉर्दर्न साउथ अमेरिका की कंट्री है. कोस्ट लाइन कैरेबियन सी को भी टच करती है और बॉर्डर 3 कंट्रीज से है. कोलंबिया से वेस्ट में, ब्राज़ील से साउथ में, गयाना से ईस्ट में. तो कोलंबिया, ब्राज़ील एंड गयाना, BCG है ना. जैसे टीबी की वैक्सीन होती है ना, BCG, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन. तो आप यहाँ से याद रखिएगा ब्राज़ील, कोलंबिया एंड गयाना, ये 3 कंट्रीज है जो वेनेजुएला को टच करती हैं. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको पता होगा. थोड़े कुछ और फैक्ट्स मैंने रखे हैं वेनेजुएला के बारे में, वो आपको बताता हूँ. ये मैप मत देखना, ये मैप बहुत ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि ब्राज़ील को यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है. बट ये एनीवेज, इसकी कैपिटल है कैराकास. याद रखिएगा द कैपिटल इज कैराकास. लार्जेस्ट सिटी इज ऑल्सो कैराकास. फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स आते हैं. यहाँ के ग्रासलैंड्स लानोस कहलाते हैं. गियाना हाईलैंड्स भी हैं. एंजल फॉल्स है विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल. क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इनका वेट एंड ड्राई सीजन्स रहते हैं. ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. नेचुरल रिसोर्सेज में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो हैं वर्ल्ड के, वो वेनेजुएला में ही है. लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के. ठीक है ना. ऑयल डिपेंडेंट पूरी इनकी इकॉनमी है. पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक इसका है. सोशलिज्म एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. USA और EU के साथ इनका इंटरनेशनल टेंशन चलता है. रशिया, चाइना इनके अलाइज कहलाते हैं. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी है. इकोनॉमिक इश्यूज़ में भी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था. माइग्रेशन की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वेनेजुएला में. तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे ये फेस कर रहे थे. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. सेकंड न्यूज़ है नृत्य कलानिधि अवार्ड कन्फर्ड ऑन उर्मिला सत्यनारायणन. तो पहले तो आपको याद रखना है कि उर्मिला सत्यनारायणन जी क्या करती हैं. तो ये भरतनाट्यम की बहुत बड़ी डांसर है. ठीक है ना. भरतनाट्यम की उर्मिला सत्यनारायणन. अब इनको नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है 19th डांस फेस्टिवल में. ठीक है ना. तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. बहुत बड़ा वो कुछ नहीं है लेकिन याद रहना चाहिए. कभी यूपीएससी पूछ लेता है किससे संबंधित है, कौन सी फील्ड से. तो उर्मिला सत्यनारायणन जी जो कि आपके भरतनाट्यम से संबंधित है. आगे मूव करते हैं. अगली न्यूज़ है आर्मी साइंस डील
टू प्रोक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स बैक्ड बाय इजरायली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंतर्गत, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के अंतर्गत इंडियन आर्मी ने 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू अ प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर नाइब लिमिटेड, NIBE लिमिटेड, ठीक है ना। एंड ये नाइब लिमिटेड जो है इसराइल के कोलैबोरेशन में है, और ये क्या सप्लाई करेंगे, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चर बोल रहा हूँ, रॉकेट लॉन्चर सॉरी, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर देंगे ये। एंड इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी 300 किलोमीटर तक की रहेगी। स्ट्राइक कैपेबिलिटी विल बी ऑफ 300 किलोमीटर्स। तो ये पहला ऐसा है आई थिंक इंडिजिनस जिसमें 300 किलोमीटर तक की स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी रॉकेट लॉन्चर की। एंड इसका नाम है सूर्यास्त्र। इट इज सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एंड द सिस्टम सूर्यास्त्र इज इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर विच इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक एट रेंजेस अप टू 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखने वाला ये पहला इंडिया का इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है सूर्यास्त्र। तो ये नाम याद रखना, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना। तो यहाँ पे असम के वेटलैंड्स में बहुत सारे साइबेरिया और यहाँ की ठंड से बचने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टू स्केप द बाइटिंग कोल्ड ऑफ साइबेरियन, तिब्बतन एंड यूरोपियन रीजन्स, वाटर बर्ड्स जो हैं वो असम के वेटलैंड्स में आई हैं। असम में जो वेटलैंड है उसका नाम आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। द नेम इज़ दीपोर बील, है ना। ऐसे बील बहुत सारे हैं वहाँ पे, बट दीपोर बील जो है इट इज़ अ रामसर साइट एज वेल, ये भी आपको पता होगा। तो दीपोर बील में जैसे आए कौन कौन से आए मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लो, सम ऑफ द पॉपुलर बर्डिंग डेस्टिनेशंस इन द स्टेट। कौन कौन सी बर्डिंग डेस्टिनेशंस है स्टेट में वो देख लीजिए। तो यहाँ पे दीपोर बील जो कामरूप में है, इसके अलावा मगुरी मोतापुंग बील तिनसुकिया में है, मगुरी मोतापुंग बील। देन पानी डिहिंग बील शिवसागर में है। दीज आर द थिंग्स एंड लेक्स विद इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा के अंदर भी कुछ लेक्स हैं वहाँ पे, है ना, ये याद रखिएगा। तो कौन कौन सी, दीपोर बील हो गई, देन मगुरी मोतापुंग बील हो गई, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए था। देन मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये पानी दिहिंग बील हो गई शिवसागर में। देन काजीरंगा के अंदर जो है सोन बील, एक है सोन बील, SON बील, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, सोन बील हो गया, ठीक है। देन पानी डिहिंग हो गया, पानी डिहिंग, ठीक है। देन मोतापुंग तो मैंने बता दिया, मगुरी मोतापुंग बील एंड दीपोर बील। तो ये चारों बील का नाम आप याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखना। देखिए दीपोर बील इट्स अ रामसर साइट नियर गुवाहाटी। और इस तरीके से देखो आप, ये ग्लॉसी इब्रिस ये बर्ड है ना। तो ये सारे बर्ड्स हैं जो आते हैं यहाँ पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ पर आते हैं, विच आर द एयरपोर्ट्स बीइंग प्राइवेटाइज्ड। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये न्यूज़ है, विच इज़ टेकिंग प्लेस। थर्ड राउंड ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन विल टेक प्लेस। ये मार्च 2026 तक ये बिडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें 11 एयरपोर्ट हैं जो कि 5 ग्रुप्स में रखे गए हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। 11 एयरपोर्ट हैं इन 5 ग्रुप्स। पहला एयरपोर्ट है आपका अमृतसर एंड कांगड़ा, पहला ग्रुप जो है अमृतसर कांगड़ा का है। सेकंड में है वाराणसी, कुशीनगर और गया। थर्ड ग्रुप में है भुवनेश्वर और हुबली। फोर्थ में है रायपुर एंड औरंगाबाद। फिफ्थ में है तिरुचि एंड तिरुपति। तो ये टोटल आप जोड़ोगे तो 11 आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे जिनको 5 ग्रुप में रखा गया है। अमृतसर कांगड़ा पहला, वाराणसी कुशीनगर एंड गया दूसरा, भुवनेश्वर एंड हुबली तीसरा, रायपुर एंड औरंगाबाद चौथा, तिरुचि एंड तिरुपति ये 5वां ग्रुप था, ठीक है ना। तो ये 11 टोटल एयरपोर्ट्स हैं जिनको किया जा रहा है। और इसकी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो प्रपोजल भेजती है PPPAC यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी को, ठीक है ना। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो है वो प्रपोजल भेजेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी को। उसके बाद वो यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल लगेगा। यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा तो फिर बिडिंग होगी बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा प्राइवेट ऑपरेटर्स का। ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम भी चल रही है। एक्चुअली लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपने से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द प्राइवेटाइजेशन गोल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दैट एम्स टू मोनेटाइज द ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनलॉक द आइडल कैपिटल एंड री इन्वेस्ट दैट इन अदर एसेट्स। तो यहाँ पे एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हमने 2021 में लॉन्च की थी स्कीम। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में हमने ये बोला कि जो हमारे पब्लिक एसेट्स
एसेट्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं या आइडल कंडीशन में है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करेंगे बाय प्राइवेटाइजिंग देम, और उसको हम लीज पे दे देंगे या कुछ ऐसे दे देंगे। इस तरीके से हम उससे पैसा कुछ निकालेंगे। तो वहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2021 में लॉन्च हुई, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का भी एम जो है वो फुलफिल हो जाएगा जब हम इनको प्राइवेटाइज कर देंगे इन एयरपोर्ट्स को। तो ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो लेकिन नुकसान इससे क्या होने वाला है, इससे नुकसान ये होने वाला है कि कॉस्टलियर फेयर्स, जो फेयर है, जो किराया है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब प्राइवेट प्लेयर इसको ऑपरेट करेगा तो प्राइवेट प्लेयर का मोटिव क्या होता है भैया, प्रॉफिट मोटिव होता है। दूसरा मोनोपोली का रिस्क हो सकता है। तो पहला तो कॉस्टलियर फेयर या मैं कहना चाहिए प्राइस इंक्रीज, दूसरा मोनोपोली का रिस्क, एंड तीसरा सर्विस इश्यूज। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट कल्चर है, प्राइवेट में कई बार सर्विस इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट में भी सकते हैं, बट प्राइवेट में तो हो ही सकते हैं। अगले टॉपिक देखो, मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर लिखा हुआ है। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अभी रिसेंटली जो एक तो यूरोप को अलग कर रहा है अमेरिका, आपने देखा होगा कि यूरोप को थोड़ा दूर कर रहा है अमेरिका। दूसरी चीज़, जैसे वेनेजुएला जैसी कंट्रीज़ में वो अपना इन्फ्लुएंस, यानी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है उन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअली मॉनरो डॉक्ट्रिन का 1823 में 1823 में ये डॉक्ट्रिन जेम्स मॉनरो ने दी थी 1823 में। और इसमें उन्होंने कहा था यूरोप यू स्टे आउट ऑफ द अमेरिका। सीधे उन्होंने ये कह दिया था कि यूरोप तुम अमेरिका से बाहर रहो। और दूसरी चीज़ ने यही कही थी कि अमेरिका जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न कंट्रीज में अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखे। तो दोनों चीज़ें अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो ये मॉनरो डॉक्ट्रिन का रिवाइवल है, इसलिए इस डॉक्ट्रिन का नाम कुछ लोगों ने डॉनरो डॉक्ट्रिन भी रखा है। जो नया चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको कर रहे हैं, तो अब इसको कुछ लोग डॉनरो डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट यूरोप को बाहर करना, सेकंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने इन्फ्लुएंस को तगड़ा करना। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द डॉनरो डॉक्ट्रिन और मॉनरो डॉक्ट्रिन। ग्रीन पैराडॉक्स, अब क्या है ग्रीन पैराडॉक्स? तो देखो, लोगों को लगता है कि भाई प्लांट, जितने ज़्यादा ट्रीज प्लांट करोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपका कम होगा। लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि ये चीज़ वहीं पॉसिबल है जहाँ ड्राइनेस कम है। अगर ड्राइनेस ज़्यादा है, अगर ड्राई एरिया है, तो ड्राई एरिया में टेम्परेचर घटने की जगह और बढ़ा रहता है। ठीक है ना। तो एक मतलब ऐसा नहीं कि वो और बढ़ा रहता है, ये रहता है मसला कि क्या होता है कि इन्होंने क्या किया है, इसको टेस्ट करने के लिए दो तरीके से टेम्परेचर नापते हैं। एक तो वेजिटेटेड एरिया का टेम्परेचर, जहाँ पे प्लांट्स लगे हैं वहाँ का टेम्परेचर, और दूसरा फिर बिल्डअप एरिया का, बिल्डअप एरिया जहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन हो रखा है वहाँ का टेम्परेचर। फिर देखते हैं अगर प्लांट वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है तब तो बोलते हैं कूल है। अगर बिल्डअप एरिया वाले का टेम्परेचर वो है, मतलब माइनस करने पर अगर निगेटिव आ रहा है, मतलब कि अगर नंबर निगेटिव आ जाए तो कहते हैं कि हाँ ये कूलर है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो जहाँ प्लांट लगा है वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है, और जहाँ पे बिल्डअप एरिया वहाँ 20 डिग्री है। तो अब अगर 20 डिग्री से माइनस करेंगे 10 डिग्री को, तो 10 डिग्री आ जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया। दूसरा टेम्परेचर, मान लो बिल्डअप एरिया वाले का टेम्परेचर 30-40 डिग्री हो जाए, और जो आपका प्लांट वाला एरिया है वो भी 10-15 डिग्री रहे, तो दूसरा टेम्परेचर आएगा। तो इस तरीके से माइनस करके निकालते हैं इसको, और ये देखते हैं कि कूलिंग इफेक्ट है कि नहीं है ना। तो कितना प्लांट एरिया में कम हो रहा है वो डिटरमाइन करते का कितनी कूलिंग है। तो ये देखा गया कि ग्रीन पैराडॉक्स ऐसा ही जगह काम आता है, कूल तभी रखता है जब तक वो ड्राई एरिया ना हो, क्योंकि ड्राई एरिया में क्या है, इवेपो ट्रांसपिरेशन कम होता है। और मेनली जो कूलनेस लाता है ना आपका प्लांट एरिया, वो इवेपो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से लाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एस्टेरॉयड बेनू, इसके बारे में बता दूं आपको। एस्टेरॉयड बेनू जो है वो 2020 में उसने मिशन ओसाइरिस रेक्स, आपको याद होगा, मिशन ओसाइरिस रेक्स, इसका फुल फॉर्म भी लिखा था। ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ये नासा का मिशन था ओसाइरिस रेक्स, एंड ये कहाँ गया था, एस्टेरॉयड बेनू को एक्सप्लोर करने गया था। 2016 में लॉन्च हुआ था, बेनू में 2018 में पहुंचा था, सैंपल कलेक्शन 2020 में किया था, और सैंपल लेके वापस 2023 में आया। 2016 में लॉन्च हुआ, 2018 में बेनू पहुंचा, 2020 में सैंपल कलेक्शन किया, और 2023 में सैंपल लेके वापस आया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बेनू जो एस्टेरॉइड है उसको स्टडी करके अभी क्या पता चला है, तो इसको स्टडी करके ये पता चला है कि ये जो बेनू बना है वो अर्थ लाइक मटेरियल से बना है। जैसे कि उसके जो सैंपल्स आए हैं ना, उसमें क्या क्या मिला है, उनके सैंपल्स में डीएनए, आरएनए, इस तरीके की चीज़ें मिली है, न्यूक्लियसेस मिले हैं। ठीक है ना। तो
द न्यू स्टडी सेज दैट कि बेनू कंटेन्स अमीनो एसिड, न्यूक्लियोबेसिस एंड ये सब शुगर, राइबोज, डीएनए, ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। ये कई क्वेश्चन भी उठते हैं, इससे सवाल उठते हैं ओरिजिन से कि कैसे है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। निकोलस मदुरो वाला आपको पता चल गया है, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।